Assalamualaikum. I hope you all are doing great and your Ramadan is going great too. So today we are going to study another topic of nuclear medicine, that is design considerations for radiopharmaceutical. Basically, in previous lecture we have studied about the basic concepts of radiopharmaceutical, its definition and its important properties. Now, in today's topic, we are going to study about the selection of the radiopharmaceutical. There are some conditions and some considerations that we are going to study. So, let's start. Radiopharmaceutical consists of a radionuclide and a biochemical compound. As we have already studied that radiopharmaceutical is composed of two components. One is radionuclide and other one is biochemical compound. रेडियोन्यूक्लाइड को हमने कहा था कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो रेडियोन्यूक्लाइड से भी बन सकता है और बायोकेमिकल कंपाउंड इन दोनों का मिक्सचर होता है और इन दोनों से मिलकर हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो आता है वो हमारा बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल कहलाता है। ठीक है, और क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो न्यूक्लाइड्स जो होते हैं वो अकेले रेयरली यूज किए जाते हैं क्योंकि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट यानी केमिकल फॉर्म में होते हैं प्योरली, इसलिए हम खाली रेडियो न्यूक्लाइड को नहीं यूज कर सकते, हमें उसके साथ एक ऐसे केमिकल कंपाउंड की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि अपनी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को शो करे और हमारा जो रेडियो ट्रेसर है उसके साथ टैगिंग करे। ठीक है, और जब हम उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करें, ठीक है, तो वो डिजायर्ड ऑर्गन या टिश्यू पे जाके टारगेट करे, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टीज को वहां पे शो करे और हमारी डायग्नोसिस हमें दे। ठीक है, और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मैंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियर मेडिसिन में वेराइटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अब जैसे कि हमने आज के लेक्चर में रेडियोन्यूक्लाइड और बायोकेमिकल कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, इन दोनों की पहले रेडियोन्यूक्लाइड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा केमिकल कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन दोनों की प्रॉपर्टीज को मिलाकर जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी वो रेडियो फार्मास्यूटिकल की। वो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को उसका ओवरव्यू दे चुकी हूँ, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में हम बेसिकली उसकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, रेडियोन्यूक्लाइड में हम बेसिक उसकी एनर्जी वगैरह, रेडिएशन डोज, ठीक है, कि वो अवेलेबल है इजीली के नहीं, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी ऑर्गन्स में कैसे होती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि जब आपने रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाना है तो आपने दो चीजें अपने ध्यान में रखनी है, एक तो वही रेडियोन्यूक्लाइड या रेडियो ट्रेसर, दूसरा बायोकेमिकल कंपाउंड। अच्छा, आपको स्लाइड से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को आपकी बुक से ही ली गई है और आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपकी जो बुक है आप लोगों ने उसी से करना है, जिससे जो आप मुंशी रमेश चंद्रा है मेडिसिन के लिए, ठीक है, आपने उसी को फॉलो करना है। साथ साथ ये आपकी बुक का 5th चैप्टर है जिसका नाम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, पहले हम रेडियोन्यूक्लाइड को स्टडी करेंगे और फिर हम बायोकेमिकल एजेंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड। ठीक है, अच्छा, रेडियोन्यूक्लाइड का हमने पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेडियोन्यूक्लाइड शुड हैव अ शॉर्टर हाफ लाइफ। ठीक है, उसकी हाफ लाइफ शॉर्टर होनी चाहिए, प्रोड्यूसेस लेस रेडिएशन, ठीक है, यानी मिनिमम रेडिएशन डोज हो, और उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि रेडिएशंस जो वो इमिट कर रहा होगा हमारे पास रेडियोन्यूक्लाइड, वो कोई भी कॉर्पस्कुलर रेडिएशन यानी एक्स्ट्रा रेडिएशंस इमिट ना करे। उसमें हम कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस में हम इसको बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन रेडिएशन जो कॉर्पस्कुलर रेडिएशन होती है ना, इनका कोई बेनिफिट नहीं होता हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो है ना रेडिएशन डोज ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा रेडियोन्यूक्लाइड को तैयार करते हुए कोई भी कॉर्पस्कुलर रेडिएशन को इमिट ना करे। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस बात का ध्यान क्यों रखना है कि जो भी हमारा रेडियोन्यूक्लाइड हम यूज करेंगे टैगिंग के लिए उसकी शॉर्टर हाफ लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टर हाफ लाइफ का मतलब ये है कि वो उसके बायोलॉजिकल फिनोमेना पे भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, और कभी कभार ऐसा होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में कि एक रेडियोन्यूक्लाइड हमारे पास ऐसा है जिसकी सिर्फ 1 घंटा हाफ लाइफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अपनी छोटी हाफ लाइफ की यानी 1 घंटा सिर्फ हाफ लाइफ है। ठीक है, लेकिन 1 घंटा हाफ लाइफ होने के बावजूद भी कई वो हमारे पास महीनों तक चलता है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल।
ठीक है, तो वो बेसिकली कैसे चलता है, ठीक है। अच्छा, सॉरी मेरी आवाज ब्रेक हो गई थी, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रेडियो न्यूक्लाइड है, ठीक है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्टर होनी चाहिए, और हमने देखना है कि वो लेस रेडिएशन प्रोड्यूस करे। शॉर्टर हाफ लाइफ का मतलब ये है कि वो उसकी जो बियोलॉजिकल फिनोमेना है उसको भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब आपको पहले पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ होती क्या है। न्यूक्लियर मेडिसिन में हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि डिके होता है, ठीक है। उसका डिके अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ या उसकी रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक रेडियो फार्मास्यूटिकल जैसे आयोडीन हम ले लेते हैं, उसकी हाफ लाइफ 8 दिन है, ठीक है। फिर वो कम होते थे 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 50%, और दिनों के हिसाब से हम परसेंटेज भी देख सकते हैं। यानी पहले दिन अगर 8वें दिन पे वो 100% है, ठीक है, तो 4 दिन में वो 50% पे आ जाएगा, फिर 25% पे आ जाएगा, फिर 12.5% पे आ जाएगा। यानी वो अपनी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग डिके हो रही है उसकी, ठीक है, या रिएक्टिव डिके भी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर हमने इस बात का ख्याल रखना है कि वही कोई भी एक्स्ट्रा रेडिएशन इमिट ना करे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल हाफ लाइफ जो है आप लोग के रेडियो न्यूक्लाइड की, वो आपकी बुक में एक स्पेसिफिक वैल्यू लिखी दी है, ठीक है, वो 0.693 है, वो आपने उसी लिहाज से याद करनी है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि जो शॉर्टर हाफ लाइफ का मतलब ये भी है कि आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो टाइम इंटरवल है, बेसिकली टाइम इंटरवल जिस वक्त आपने रेडियो न्यूक्लाइड को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया है और जिस टाइम पे आपने इमेजिंग स्टार्ट किया, वो टाइम इंटरवल भी देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। और आपने ये कोशिश करनी है कि मिनिमम से मिनिमम रेडिएशन जो है वो पेशेंट को मिले। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए यही होगा ना कि उसकी शॉर्टर हाफ लाइफ को हमने टाइम पे ध्यान देना है। जैसे हम रेडिएशन जब हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी, ठीक है, जब हमने अलारा पढ़ा था या टीडीएस पढ़ा था, कार्डिनल प्रिंसिपल, उसमें भी हम टाइम को बड़ा ध्यान से देखते थे, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, टाइम कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रेडिएशन भी लेस मिलेगी पेशेंट्स को। तो इधर भी यही है कि आपने जो आपने जिस वक्त पेशेंट की बॉडी में रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किया है और जिस टाइम पे आपने इमेजिंग स्टार्ट करनी है, वो जो टाइम इंटरवल है वो आपने मिनिमम से मिनिमम रखना है। क्यों? ताकि पेशेंट को जो रेडिएशन है वो लेस से लेस मिल सके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था रेडियो और न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे पास पेशेंट ही सोर्स होता है, तो पेशेंट की बॉडी कॉन्टिन्यूसली जो है वो रेडिएशन इमिट कर रही होती है, ठीक है। तो हमने इस बात का भी साथ में ध्यान रखना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे है कि जी लोकलाइज लार्जली एंड क्विकली एट टारगेट साइट यानी जो भी हमारा स्पेसिफिक ऑर्गन है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमने अपने रेडियो फार्मास्यूटिकल को बॉडी में इंजेक्ट किया और उसने अपने स्पेसिफिक एरिया तक पहुंचना है और वहाँ पे जाके कोई भी पैथोलॉजी पड़ी है उसको हाईलाइट करना है, तो हमने मेक श्योर करना है कि वहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है। फिर ये है कि इजीली एंड इफेक्टिवली अटैच टू केमिकल कंपोनेंट एट रूम टेम्परेचर, यानी उसकी जो टैगिंग है वो एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, वो ध्यान रखना है हमने। एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद एन इफेक्टिव हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, वही बात है कि हमने इस बात का भी रखना है ध्यान, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडियो एक्टिविटी डिके जो होती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, वो अकॉर्डिंग टू इट्स हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ होगी। जैसे अब मैंने आयोडीन का बताया 8 दिन की हाफ लाइफ, ठीक है, तो अपने स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डिके होगी और उस बॉडी से पेशेंट की बॉडी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, ठीक है। और उस टाइम को उन्होंने ये बताया कि वही टाइम जिस टाइम आपने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया है और जिस टाइम में आपकी बॉडी को एक्सपोजर दिया गया या जिस वक्त आप इमेजिंग स्टार्ट करोगे, आपने उस टाइम का भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, रेडियो न्यूक्लाइड शुड इमिट मोनोक्रोमैटिक गैमा रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि रेडियो न्यूक्लाइड जो है उसको सिर्फ एक सिंगल गैमा रे इमिट करनी चाहिए, ठीक है, यानी वो सिंगल एनर्जी गैमा रे इमिट करेगा और उसकी एनर्जी जो है वो 100 से 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के
दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सरे में पढ़ा था कि एनर्जी रिलेट करती है पेनिट्रेशन से, इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो एक तो रेडियो न्यूक्लाइड जो है उसको सिंगल एनर्जी, ठीक है, यानी गैमा रे इमिट करनी चाहिए, यानी अगर एनर्जी 100 से लेकर 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है तो एक स्पेसिफिक रेंज में ही वो अपनी गैमा रे को इमिट करेगा। और एनर्जी जो है वो कैसे रिलेट करेगी पेनिट्रेशन से वो मैं बताती हूँ। देखो अब आपके सामने यहाँ पे दो लिमिट्स लिखी हुई है, एक 100 लिखी हुई है, एक 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी हुई है। तो 100 जो है एक इनमें से अपर लिमिट होगी और एक लोअर लिमिट होगी। जो अपर लिमिट होगी बेसिकली वो हमें क्या बताएगी कि गैमा रेज जो है वो उसकी डिटेक्शन कैसे होती है सिंगुलेशन कैमरा से, ठीक है, और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देगी। उसके बाद हमें डायग्नोस्टिक जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनको हम रूटीनली यूज कर रहे होते हैं उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। पहली बात हम ये पढ़ेंगे। दूसरी बात लोअर लिमिट हमें क्या बताती है, बेसिकली पेनिट्रेशन बताती है। पेनिट्रेशन बताएगी, ठीक है, कि कितनी हमारे पास गैमा रेज जो है वो पेशेंट की बॉडी ने एब्जॉर्ब की और निकल गई, बेसिकली उसकी अटेनुएशन की प्रॉपर्टी बताएगी, ठीक है। तो डिटेक्शन और पेनिट्रेशन दोनों मिलके, यानी डिटेक्शन भी और पेनिट्रेशन गैमा रेज की दोनों मिलके बेसिकली ये सेंसिटिविटी बता देगी उस रेडियो फार्मास्यूटिकल की, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे बताऊंगी कि आप देखो जब हमने पढ़ा था एक्सरे में कि जब एक, ठीक है, हमारे पास एनर्जी इंक्रीज करती थी एक्सरे की तो क्या होता था कि हमारे पास पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाती थी और स्मॉल नंबर ऑफ एक्सरे जाके हमारे डिटेक्टर के साथ हिट करते थे और इमेज प्रोड्यूस जो होता था, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट आता था, वो कंट्रास्ट का, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। अच्छा इसी तरह अब आपने हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो उसमें भी क्या होगा कि जैसे हमारे पास गैमा रे की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो पेनिट्रेशन है, ठीक है, वो भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एनर्जी और पेनिट्रेशन डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास गैमा रेज की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पेनिट्रेशन जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। तो जब हमारे पास पेनिट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि लेस अमाउंट ऑफ जो गैमा रेडिएशन है वो पेशेंट की बॉडी से ट्रांसमिट कर रही है, ज्यादा तो पेशेंट की बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ज्यादा पेशेंट की बॉडी में अटेनुएशन हो गई है। इसका क्या मतलब है कि कुछ ही क्वांटिटी में हमारे पास जो है गैमा रेज आएंगी जो जाके डिटेक्टर के साथ हिट करेंगी और इमेज प्रोड्यूस करेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हमारे सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल नंबर ऑफ गैमा रेडिएशन जो है वो हमारे डिटेक्टर को मिल रही होंगी, इमेज ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी हमारी क्वालिटी, ठीक है। ये था अपर लिमिट क्या करती है, ठीक है। लोअर लिमिट बेसिकली हमें क्या बताती है कि अटेनुएशन बताएगी, ठीक है, अटेनुएशन ऑफ गैमा रेज इन द पेशेंट, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी गैमा रेज जो है वो इफेक्टिवली पेशेंट की बॉडी में पेनिट्रेट करे, ना एक बहुत ज्यादा अमाउंट में करे ना ही एक यानी मॉडरेट अमाउंट में पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट करे, ताकि जो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पेशेंट की बॉडी से, ठीक है, गैमा रेज की, ठीक है, वो पेशेंट की बॉडी से ट्रांसमिट होगी तभी वो हमारे डिटेक्टर पे जाके हिट करेगी और इमेज देगी। कि अगर पेशेंट की बॉडी ने पेनिट्रेशन कर ली, एब्जॉर्प्शन कर ली या अटेनुएशन कर ली, ठीक है, तो हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो हमें मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये सिलेक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड और सिलेक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये तो मैं अभी आप लोग को अलग-अलग पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें से आपको स्पेसिफिकली इतना कुछ नहीं आता है, एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताई थी, जो प्रॉपर रेडियो फार्मास्यूटिकल की प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों को मिलाकर बताई गई है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान से देखनी है। अच्छा उसके अलावा इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, कॉस्टली भी होना चाहिए, ठीक है। इसकी कॉस्ट जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हमने देखनी है, इसको सेट करना होता है, ठीक है, जब वो मार्केट में जा रही होती है उससे पहले, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन के सेटअप्स लगे होते हैं, ठीक है, कहीं पे ट्रीटमेंट आपने देखा होगा बहुत महंगा होता है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, वो सिर्फ क्या होता है ब्रांड्स के नेम का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो उसी चीज को इतना महंगा करके बेच रहे होते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मतलब उन्होंने अपनी जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो रीजनेबल रखी हुई होती हैं, ठीक है। फिर है प्रेजेंट इन अनकंटेमिनेटेड फॉर्म, यानी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अच्छा ये तो हमने जो पढ़ा था ये थी रेडियो न्यूक्लाइड की सिलेक्शन। अब हमने पढ़नी है केमिकल जो हमारे पास
कंपाउंड है बेसिकली उसकी सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। पहला तो यही है कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम डिजायर अमाउंट में अगर एक रेडियो फार्मास्यूटिकल को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल जो हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया है तो वो जाके जब हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन्स में, डिफरेंट बॉडी सेल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस टॉक्सिसिटी की वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, फिर कोई रिएक्शन हो सकता है, तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है। fulfill the requirement of mechanism of localization। mechanism of localization का मतलब ये है कि बायो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, यानी जो हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किया पेशेंट की बॉडी में या रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट किया है वो कैसे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कैसे जाके वो अपना जो है पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है। बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, लोकलाइजेशन भी कह सकते हो, अपटेक भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो का मतलब ये होता है कि जब हमने, ठीक है, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल को या ठीक है रेडियो न्यूक्लाइड को हमने मिलाकर रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है, ठीक है, बेसिकली वो केमिकल कंपाउंड और रेडियो न्यूक्लाइड का बना हुआ है, उन दोनों को मिलाकर जब हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाया और उसको हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है, फिर उसकी अपटेक हुई, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर वो हमारे पास डिजायर्ड ऑर्गन तक पहुंच गया, ठीक है, या उस ऑर्गन ने, उस टिश्यू ने उस नॉर्मल कंडीशन में उस चीज को इफेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशंस में वो किसी और तरह रिजल्ट देगा और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में या एब्नॉर्मैलिटीज की कंडीशन में वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसी और तरह से होगी। टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो का मतलब ये है, टारगेट को आप समझ लो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और नॉन टारगेट को समझ लो आप पैथोलॉजिकल कंडीशंस या एब्नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो क्या होगा कि टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो ये होगी कि आपके पास जो भी आपने ड्रग दिया है बेसिकली उसकी जो बायो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशंस में किसी और तरह उसका अपटेक शो होगा ऑर्गन में और एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल या डिजीज कंडीशन में किसी और तरह उसका अपटेक शो होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम होता है टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो, हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो का मेन मकसद क्या होता है, बेसिकली ये रेशियो हमारे कंट्रास्ट को इफेक्ट करती है, ठीक है, और हमें बताती है कि अगर हमारे पास टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो हायर होगी, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इमेज कंट्रास्ट जो है वो भी हायर होगा, अच्छा कंट्रास्ट मिलेगा, और हमें क्या होगा कि जब हमें कंट्रास्ट अच्छा मिलेगा तो डायग्नोसिस को कैसे इफेक्ट करेगा कि जब हमारे पास कंट्रास्ट अच्छा है इमेज में तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे कोई पैथोलॉजी पड़ी हुई है तो या कोई डिजीज हमें शो हो रही है तो वो हमें ज्यादा मजे की नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है टू कंट्रास्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा जी, फिर 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग्स में या ड्रग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टिश्यूज में कैसे हो रही होती है। 3 तरह से हो रही होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, ठीक है, ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन या एक्सट्रैक्शन बाय द टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इंट्रोडक्टरी आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के, ठीक है। जिस तरह जब हमने कंट्रास्ट पढ़ा था उसके भी डिफरेंट थे कि वो हमारी बॉडी में, ठीक है, डिफरेंट रूट से जा रहा होता है, ठीक है, जैसे हमने आईवी पढ़ा था, इंट्रामस्कुलर पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट रूट जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में वो आईवी होता है, यानी इंट्रावीनसली होता है, ठीक है। Basically, that was the fastest way to introduce the drug into our circulatory system, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आता है ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन। ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन को आप बेसिकली परफ्यूजन भी कह सकते हो, ठीक है। परफ्यूजन या ब्लड फ्लो क्या होता है, ठीक है, ये ऑब्वियसली परफ्यूजन क्या है कि हमारा जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन है बॉडी ऑर्गन उसको ब्लड फ्लो जो है वो सही तरह मिल रहा है या नहीं, खून की जिसको हम कहते हैं गर्दिश सही तरह हो रही है या नहीं, या हमारी बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल है या नहीं। एबनॉर्मल कब होगा या हमारी परफ्यूजन कब इफेक्टेड होती है, जब हमारे पास कोई डिजीज कंडीशन आ जाती है, ठीक है। या परफ्यूजन को आप डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हो परफ्यूजन की या ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन को द रेट एट व्हिच ब्लड इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज, ठीक है। अगर आपके पास पुअर परफ्यूजन है तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो जो है आपका ऑर्गन के पास जो जा रहा है वो इफेक्टेड होगा, और वो उसकी वजह से क्या होगा, पुअर परफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि आपका
आर्टीरियल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये कब होता है कि हमारे पास जब भी कोई डिजीज कंडीशन होती है, ठीक है। बेसिकली ब्लड फ्लो हमारे पास हमारी डोज के साथ कैसे रिलेट करेगा या हमारे केमिकल कंपाउंड के साथ कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। बेसिकली जिस वक्त आप एक स्पेसिफिक डोज जो है, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल की वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हो, ठीक है, फिर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में जाता है, ठीक है। वहां पे जाके उसकी बाइंडिंग जो होती है, ठीक है, वो खून के अंदर होने लग जाती है, ठीक है। बेसिकली ब्लड जो है वो हमारे पास एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये जिसकी वजह से हमारे पास बेसिकली मिक्सिंग हो रही होती है कि हमारे खून में जाके वो मिल जाता है ना, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। या सीधे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारा ब्लड है बेसिकली वो कैरियर बन जाएगा उस ड्रग के लिए जो हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया होगा, ठीक है। और फिर जो हमारा ड्रग है वो जो है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हुए, ठीक है, वो ड्रग जो है वो हमारे ब्लड के साथ उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह है, ठीक है, वो उनके साथ जाके बाउंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। और हमारी बॉडी में फिर वो कुछ दिनों या कुछ घंटों तक वो फिर हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली परफ्यूजन थी या ब्लड फ्लो थी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है एक्सट्रैक्शन बाय द टिश्यू। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल हमने दिया है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जो है ये वो टिश्यू या वो सॉरी एक्सट्रैक्शन बाय टिश्यू का मतलब ये है कि जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल या ड्रग हमने पेशेंट की बॉडी में दिया है, ठीक है, उसकी लोकलाइजेशन कैसे हुई या वो सर्कुलेशन में जाके अपनी केमिकल फॉर्म में या केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे शो करेगा, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं या नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक में एक टेबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके आगे उन्होंने अगर आप स्पेसिफिक टेबल देखोगे उसमें आपने ना क्या करना है कि आपने उस मैकेनिज्म की नेम याद कर लेना, उसके आगे जो एग्जांपल लिखी है ना आपने आपके लिए वो ना एग्जांपल्स भी मोर देन एनफ होंगी, ठीक है। तो उनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि बेसिक है ये तो अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एफएससी में भी आपने चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। फिर आता है कि ये वर्क की मैं बात कर रही थी कि मैकेनिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, डिफ्यूजन है, फेगोसाइटोसिस है, कंपार्टमेंट लोकलाइजेशन, कैपिलरी ब्लॉकेज, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, ओके। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फेगोसाइटोसिस, ये बेसिकली वो चीजें जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन को हम बेसिकली सिंपल एक्सचेंज प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। फिर इसके आगे ना डिफरेंट एग्जांपल्स भी लिखी हुई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल बेसिकली उन्होंने दी हुई है कि थायराइड अपटेक होता है या आयोडीन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। डिफ्यूजन में उन्होंने आपकी बुक में बोन स्कैन की दी हुई है, फॉस्फेट कंपाउंड्स की दी हुई है, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन चाहे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एफएससी वाली भी याद रखो तो वो सही है, ठीक है। या आप लोग सोचिए सेकंड ईयर में पढ़ी होगी वो भी काफी होगी, ठीक है। बस आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इसके आगे जो एग्जांपल लिखी है उनको अच्छी तरह करना है। अच्छा, फिर फेगोसाइटोसिस क्या होता है। बेसिकली फेगोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास जो सेल है वो अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करता है। यूज करने का मकसद ये होता है कि वो अपनी जो है सेल जो है वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज इसलिए करता है ताकि जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो उनको एनगल्फ कर लेता है और इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। फेगोसाइटोसिस के लिए एग्जांपल में उन्होंने लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो की स्कैनिंग बताई है रेडियोलाइज के साथ जो होती है, ठीक है। फिर कंपार्टमेंट लोकलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंट आपको कंपार्टमेंट के नाम से पता चल रहा है कि कंपार्टमेंट क्या है। बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया हो जाता है, ठीक है, या एक स्पेसिफिक स्पेस हो जाती है। इसमें कंपार्टमेंट लोकलाइजेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम रेडियो फार्मास्यूटिकल जो हमारा होता है उसको हम एक फ्लूइड स्पेस में रख देते हैं, उसको कुछ
देर वहां रखने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर हम जब कुछ देर गुजरने के बाद फिर हम उस फ्लूइड स्पेस की इमेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कंपार्टमेंटल लोकलाइजेशन होती है। और कंपार्टमेंटल लोकलाइजेशन की एग्जांपल में हमारे पास ब्लड पूल स्कैनिंग आता है, जिसमें हम ह्यूमन सीरम, एल्बुमिन, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, इनके वॉल्यूम वगैरह को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कैपिलरी ब्लॉकेज, ठीक है। कैपिलरी ब्लॉकेज में बेसिकली हमारे पास परफ्यूजन स्टडीज आ जाती हैं, ठीक है। कैपिलरी ब्लॉकेज को आप लोग माइक्रो एम्बोलाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है। या कैपिलरी ब्लॉकेज को सीधे लफ्जों में आप फिजिकल ट्रैफिक भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट है सेल स्पिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको आप स्प्लीन क्राइसिस भी कह सकते हो। सेल स्पिस्ट्रेशन को स्प्लीन क्राइसिस, ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है ना, ठीक है, तो हमारे पास जो सिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड जो होता है, हमारा ब्लड जो है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली फ्लो होने के बजाय स्प्लीन में उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारे पास जो ब्लड काउंट होता है बेसिकली वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें वो बिल्कुल फॉल आउट कर जाता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली स्प्लीन क्राइसिस हो जाता है। तो ये सेल स्पिस्ट्रेशन बेसिकली स्प्लीन क्राइसिस का नाम भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि आपका काउंट सेल जो है, ठीक है, वो जो फॉल कर गया है, ठीक है। फिर रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, ठीक है, कि आपने जो ड्रग दिया है वो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट के साथ जाके अटैच करता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी का इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी, ठीक है, जो कि एक रेडियो फार्मास्यूटिकल बनाने से पहले हमें उसके दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास हम अप्रोप्रिएटली रेडियो न्यूक्लाइड्स और केमिकल कंपाउंड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप हो जाता है। फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल जब डेवलप हो जाता है तो फिर हम डिफरेंट स्टडीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब हम डिफरेंट स्टडीज परफॉर्म करेंगे, उनमें कुछ केमिकल स्टडीज होती हैं, कुछ टॉक्सिसिटी स्टडीज होती हैं, एनिमल्स में हम कुछ स्टडी परफॉर्म करते हैं, कुछ ह्यूमंस में परफॉर्म की जाती है, यानी ट्रायल्स करते हैं हम, क्लिनिकल ट्रायल्स जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन स्टडीज होती हैं, फिर क्लिनिकल स्टडीज परफॉर्म की जाती हैं। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, बेसिकली इसका मकसद क्या होता है इन स्टडीज का या क्लिनिकल ट्रायल्स का, कि बेसिकली हमें एफिकेसी बता देती है ना, ठीक है। इन स्टडीज से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स के साथ साथ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, इमेजिंग टाइम, क्लियरेंस टाइम, ठीक है, सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारा कुछ पता चल जाता है। और क्योंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल को मार्केट में भेजने से पहले, किसी भी हॉस्पिटल में भेजने से पहले हमें ये सारे ट्रायल्स करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक स्पेसिफिक स्टेप भी मिसिंग हो गया तो वो हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल जो डिजायर्ड क्वालिटी का होता है वो हमें नहीं मिलेगा, और उसमें कल को आगे जाके अगर आप मार्केट में पुअर क्वालिटी का दोगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। फिर उसके बाद जब ये सारी ट्रायल्स हो जाती है, फिर हमारे पास जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी होती है, एफडीए, वो एक नोटिस निकालती है। उस नोटिस के बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर वो दोबारा एफडीए में भेजा जाता है, फिर वहाँ पे तो उसी क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ठीक है। जब वो फिर उसकी रेडियो लेबलिंग की जाती है, फिर पैकेजिंग की जाती है, ठीक है। जब पैकेजिंग हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद जाके हम उसको मार्केट में देते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, आगे प्रीवियस लेक्चर में भी, अगर आप वहाँ से देखना चाहो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जब ये सारा कुछ हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो रेडियो फार्मास्यूटिकल मार्केट में जाएगा उसने ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके अपने काम अपना शो करना है, अपनी एक्टिविटी को शो करना है, तो हम उसको, ठीक है, क्लिनिकल बेसिस पे, क्लिनिकल ट्रायल्स पे फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमें क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम स्ट्रिक्टली इसके लिए रूल्स फॉलो करते हैं, ताकि क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ऑप्टिमम क्वालिटी है, ठीक है। कि हम इस बात की इंश्योरिटी दे सकते हैं कि जी ये जो ड्रग हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, ये एक डिजायर्ड अमाउंट में है और ऑप्टिमम
क्वालिटी का है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो सारी हमने पढ़ के और फिर बनाया है। बेसिकली लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन हमारा वो रेडियो फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, हमारे लिए नहीं कि हम इतना ज़्यादा डिटेल में जाए। हमारे लिए बस हमने इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन वगैरह पढ़ने होते हैं, ठीक है, हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल डिटेल में पढ़ने होंगे, क्लिनिकल एस्पेक्ट से थोड़े पॉइंट्स देखने होंगे, और जो हमारे पास बेसिकली डिटेक्टर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, हमने उनको स्टडी करना होता है, ठीक है, क्योंकि एज ए इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हमारा काम, हमारी जो ये मोडालिटी होती है, ठीक है, बेसिकली उसकी गेटरी है, उसकी ऑपरेटिंग कंसोल है, हमारा काम ज़्यादा उससे भी रिलेट करता है इमेजिंग के साथ साथ, ठीक है, स्कैन परफॉर्म करने के साथ साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्योरिटीज के बारे में हम बात करेंगे, स्टेरिलिटी वगैरह, ठीक है, उनकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक एक करके सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ेंगे। वो बहुत आसान है, 4-4 5-5 लाइनों के आपकी बुक में लिखे हुए हैं, और एक दिन में अगर हम 3-3 पे आराम से करेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको पढ़ते हुए, ठीक है, तो आपने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को जब हमने पढ़ना है ना, तो उसका मजे का सीन ये है कि आपने अपने सामने स्टिकी नोट्स रखने हैं, ठीक है, जो भी आपने, अब जिस तरह हमने टेक्नीशियन के पढ़ने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो आप टेबल्स बना लोगे, टेबल्स बना लोगे ना, तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है जो हमने पढ़ने हैं, जिनके अपने एनर्जी लेवल्स, ठीक है, फिर हमने हाफ लाइफ, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, हमने सारा कुछ याद करना है, तो इसलिए अगर इनको साथ साथ लेके चलोगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। होप से यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत इजी टॉपिक था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मेरे नेट की वजह से थोड़े इश्यूज आए, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप